सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके डीएलएड 4th सेमेस्टर के साइंस विषय के अंतर्गत पढ़ने वाले हैं पारिस्थितिकी तंत्र के विषय में, जिसे हम कहते हैं इकोसिस्टम। दोस्तों, हमारे आसपास का जो भी वातावरण है, इसमें रहने वाले जो जीव जंतु हैं, सिर्फ और सिर्फ हम लोग नहीं बल्कि आसपास के जो और सारे जीव जंतु हैं, इसके अलावा जो पेड़ पौधे हैं, इन सभी से हमारा संबंध कैसा है और किस तरीके से हम एक दूसरे पर आश्रित रहते हैं, हम इस वीडियो में इसी के विषय में जानेंगे। जैसे आप सभी लोगों को पता है कि जो पेड़ पौधे हैं वो जमीन में उगते हैं और जो फसलें हैं उनको उगने के लिए, बढ़ने के लिए पानी की आवश्यकता होती है, सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार से मनुष्य है, उसको भी भोजन की आवश्यकता होती है। यानी कि अगर पूरा होल सिस्टम देखा जाए, जो इकोसिस्टम है, इसमें जितने भी पेड़ पौधे हैं, जो छोटे जीव हैं, बड़े जीव हैं, सभी क्या है, एक दूसरे पर आश्रित हैं। जैसे कि आपको पता है कि जो पेड़ पौधे उगते हैं उनको कौन खाती है? उनको खाती हैं बकरियां, खाती हैं गाय भैंस, खाते हैं। और उन बकरियों को कौन खाता है? शेर खाता है। तो इस तरीके से ये जो इकोसिस्टम है, इसमें जो जीव जंतु हैं वो क्या है, एक दूसरे के ऊपर आश्रित हैं और सभी को भोजन की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों, ये जो हमारा इकोसिस्टम है, इसमें सभी जानवरों की संख्या, जीवों की संख्या, पेड़ पौधों की संख्या, सभी की संख्या संतुलित होना बहुत जरूरी है। तो इसी के विषय में हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं और कैसे ये जो पूरी चेन बनती है इसके बारे में हम पढ़ेंगे, और जिसे हम खाद्य श्रृंखला या खाद्य जाल बोलते हैं, उनको हम आगे भी पढ़ेंगे आगे की वीडियोस में भी, क्योंकि ये चैप्टर लंबा है और बहुत बहुत इंटरेस्टिंग है। हमारे आसपास के जीवों के बारे में, पेड़ पौधे के बारे में, इन सब की चीजों के बारे में ऑलरेडी हम जानते हैं और इसी के बारे में इस वीडियो में हमें पढ़ना भी है। तो इसलिए ये चैप्टर बहुत बहुत ही ये जो पूरा टॉपिक है चैप्टर नंबर 1 का, ये बहुत आसान है। तो चलिए देखते हैं। किसी क्षेत्र समूह में विभिन्न प्रकार के जीव जंतु साथ साथ रहते हैं तथा एक दूसरे को अपनी गतिविधियों द्वारा प्रभावित भी करते हैं। इस प्रकार समुदाय एवं वातावरण दोनों रचना और कार्य की दृष्टि से एक तंत्र की भांति कार्य करते हैं। इसी को पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। यानी कि किसी क्षेत्र समूह में सभी प्रकार के, जितने भी प्रकार के जीव जंतु हैं, सभी क्या होते हैं, एक दूसरे को अपनी गतिविधियों से प्रभावित करते हैं और सब एक दूसरे पर क्या होते हैं, आश्रित भी होते हैं। और यह क्या करते हैं, समुदाय और वातावरण दोनों रचना और कार्य की दृष्टि से क्या करते हैं, एक जो समुदाय है और वातावरण, समुदाय का मतलब जो जातियां प्रजातियां रह रही हैं, जो जीव जंतु रह रहे हैं, और आसपास के वातावरण का मतलब है जो पेड़ पौधे हैं, ये सभी आपस में मिलकर के क्या करते हैं, एक तंत्र का निर्माण करते हैं। और इसी तंत्र को हम क्या कहते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं और इसे हम इकोसिस्टम भी कहते हैं। तो चलिए अब देखते हैं, यहाँ पर कुछ परिभाषाएं दी गई हैं पारिस्थितिकी तंत्र की। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पर देखिए आप, इसका प्रयोग, पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग, इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो एजी टांसले ने किया था 1935 में। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है यूपी टेट के लिए भी। यूपी टेट में ये जो पूरा चैप्टर आप पढ़ रहे हैं दोस्तों, ये पूरा चैप्टर बहुत महत्वपूर्ण है पर्यावरण की दृष्टि से। तो आप लोग प्लीज इस पूरे चैप्टर को अच्छे से पढ़ लीजिए। अगर आप यहाँ पर समझ लेंगे इसको, तो फिर आपको अलग से यूपी टेट के लिए पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अगर एग्जाम में पूछेगा कि पारिस्थितिकी तंत्र या इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, तो एजी टांसले ने किया था 1935 में। अब इसके बाद है थीनमैन। तो देखिए दोस्तों, थीनमैन ने पारिस्थितिकी तंत्र को जैव तंत्र का नाम दिया था। तो अगर एग्जाम में पूछता है कि जैव तंत्र का नाम किसने दिया है पारिस्थितिकी तंत्र को, तो आप राइट आंसर क्या बताएंगे? थीनमैन। तो थीनमैन का नाम भी याद रखिएगा। पारिस्थितिकी तंत्र शब्द किसने दिया? एजी टांसले ने। और जैव तंत्र किसने कहा, यानी कि बायोसिस्टम किसने कहा? थीनमैन ने। तो इकोसिस्टम कहा एजी टांसले ने, बायोसिस्टम कहा थीनमैन ने। अब इसके बाद है अगला जो परिभाषा है वो किसके अनुसार है? टेलर के शब्दों में है, पारिस्थितिकी प्राणियों के उन सभी संबंधों को कहते हैं जो उनके संपूर्ण वातावरण में रहता है या रहते हैं। दोस्तों, यहाँ पर देखिए बहुत बहुत आसान सी परिभाषा में टेलर महोदय ने सारी बातें कह दी हैं
उन्होंने कहा है कि पारिस्थितिकी प्राणियों के उन सभी संबंधों को कहते हैं जो उनके संपूर्ण वातावरण में रहते हैं। यहाँ पर ये इतनी छोटी सी परिभाषा में ये सारी चीजें बता दी गई हैं कि एक बहुत बड़ा वातावरण है, या फिर ये कहें जो वातावरण है उसमें रहने वाले जितने भी जीव जंतु हैं, जितने भी जीव जंतु से मतलब केवल और केवल मनुष्यों से नहीं है, बल्कि जितने भी आसपास के जानवर हैं, सभी लोग यानी कि सभी जीव जंतु मिल करके और वातावरण मिल करके ही क्या बनाते हैं, इकोसिस्टम बनाते हैं। अब इसके बाद है हैकल के अनुसार, हैकल ने क्या कहा है, प्राणियों का अपने इर्द गिर्द कार्बनिक व अकार्बनिक पर्यावरण के संपूर्ण संबंध को पारिस्थितिकी तंत्र कहा जाता है। तो यहाँ पर भी बहुत ही आसान सी परिभाषा हैकल ने भी दी है कि प्राणियों का अपने इर्द गिर्द यानी कि अपने चारों ओर कार्बनिक और अकार्बनिक पर्यावरण के संपूर्ण संबंध को ही हम क्या कहते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। तो दोस्तों इसके बाद अब हम देखेंगे पारिस्थितिकी तंत्र की संरचना, जो हमारा इकोसिस्टम है वो कैसे काम करता है। तो देखिए ये है सूर्य का प्रकाश, और सूर्य के प्रकाश पर हम सभी आश्रित हैं, सिर्फ और सिर्फ जीव जंतु या सिर्फ पेड़ पौधे नहीं है, क्योंकि पेड़ पौधे तो आपको पता है कि पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ही अपना भोजन बनाते हैं। फोटोसिंथेसिस की क्रिया होती है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, और इसके बारे में आप लोगों को पहले से पता है। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा जीव जंतु अपना भोजन बनाते हैं, और मनुष्य को भी सूर्य के प्रकाश से क्या मिलता है, विटामिन डी मिलता है। तो सूर्य का प्रकाश सिर्फ और सिर्फ पेड़ पौधों के लिए नहीं, बल्कि मनुष्य और सभी जीव जंतुओं के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। तो अब देखिए यहाँ पर देखिए ये है जलवायु, और यहाँ पर देखिए उत्पादक, उत्पादक में कौन आते हैं, पेड़ पौधे आते हैं। और यहाँ पर आप देखिए पेड़ पौधों को कौन खाते हैं, अभी मैंने आपको बताया था कि जो बकरियां हैं, इसके अलावा गाय भैंसे हैं, ये सब क्या करते हैं, ये सब पेड़ पौधों पर ही आश्रित होते हैं। और जो सूर्य का प्रकाश है, यह यहाँ पर देखिए अपघटक भी सूर्य का प्रकाश लेते हैं इस तरीके से उत्पादक के द्वारा। यहाँ पर आप देखिए अपघटक क्या कार्य करते हैं, अपघटक जो मृत जीव जंतु होते हैं उनको उर्वरक में बदल देते हैं, यानी कि उनको एक तरीके से हम कह सकते हैं कि उनको खाद में बदल देते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए सूर्य का प्रकाश, सबको आवश्यकता होती है सूर्य के प्रकाश की, वनों को, घासों को, मरुस्थल, मानकीकृत या मैन मेड, लवणीय जल, समुद्री जल, सब जगह सूर्य का प्रकाश पहुंचना बहुत जरूरी होता है। अब देखिए इसके बाद दोस्तों यहाँ पर हम पृथ्वी का विशाल पारिस्थितिकी तंत्र हम पढ़ने जा रहे हैं। देखिए उपरोक्त दी गई संरचना से यह स्पष्ट है कि जैव मंडल में छोटे से छोटे अर्थात तालाब के पारिस्थितिकी तंत्र से लेकर के विशालतम अर्थात महासागरीय पारिस्थितिकी तंत्र इसमें विद्यमान रहते हैं। यह ऊर्जा पर आधारित होता है तथा इसमें ऊर्जा परिवर्तन, ऊर्जा संग्रहण या कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी या एनर्जी चेंज तथा ऊर्जा प्रवाह या फ्लो ऑफ एनर्जी की क्रिया निरंतर चलती रहती हैं। दोस्तों ये जो हमारा इकोसिस्टम है, या ये कहें कि पारिस्थितिकी तंत्र है, इसमें देखिए ऊर्जा का क्या होता है, ऊर्जा का संग्रहण होता है, यानी कि हम क्या करते हैं, ऊर्जा का संग्रहण भी करते हैं, सूर्य से क्या करते हैं, और फिर यहाँ बताया गया है कि ऊर्जा का हम क्या करते हैं, ऊर्जा को हम परिवर्तित भी करते हैं या ऊर्जा का प्रवाह भी करते हैं। तो ऊर्जा क्या होती है, परिवर्तित होती है एक रूप से दूसरे रूप में। ऊर्जा को भी हम कभी भी नष्ट नहीं कर सकते हैं, ऊर्जा को भी हम क्या कर सकते हैं, एनर्जी को भी एक एनर्जी से दूसरे एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये हम अभी आगे यहाँ पर देखेंगे। तो देखिए पारिस्थितिकी तंत्र के कार्य क्या होते हैं, फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम। तो पारिस्थितिकी तंत्र में खाद्य पदार्थों का चक्रण होता है। तो साइक्लिंग ऑफ फूड आइटम्स, साइक्लिंग ऑफ फूड आइटम्स कैसे होता है, अभी मैंने आपको एग्जांपल के थ्रू समझाया कि जो पेड़ पौधे हैं उनको, जो शाकाहारी जीव जंतु होते हैं जैसे कि खरगोश हुआ, इसके अलावा बकरी हुई, और भी जो जीव जंतु हैं जो घास पर डिपेंड होते हैं वो घास खाते हैं, और उनको मांसाहारी जीव जंतु खाते हैं। और इसी तरीके से आपको पता है कि जो मेंढक होता है वो छोटे छोटे कीटों को खाता है। मेंढक को कौन खाता है, सांप खाता है। सांप को कौन खाता है, मोर खाता है। तो इस तरीके से ये जो पूरा एक दूसरे की नीड होती है, या फिर ये कहें एक दूसरे के जो खाने की आवश्यकता होती है, इस पूरे पारिस्थितिकी तंत्र में सभी लोग एक दूसरे को क्या करते हैं, एक दूसरे के ऊपर निर्भर करते हैं अपने भोजन के लिए। कोई पेड़ पौधों पर डिपेंड है, तो कोई
जानवरों पर डिपेंड है। सभी लोग क्या है, एक दूसरे के ऊपर आश्रित है अपने भोजन के लिए। तो यहाँ पर अगर आप सोचिए कि एकाएक अगर मेंढक खत्म हो जाए तो सांप किसको खाएंगे, एकाएक अगर सारे सांप खत्म हो जाए तो मोर किसको खाएंगे। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो सभी जीव जंतुओं की जो संख्या है वो संतुलित होनी बहुत बहुत जरूरी है। किसमें? इकोसिस्टम में। अब इसके बाद देखिए, पारिस्थितिकी तंत्र में जैव ऊर्जा प्रवाह की दर अर्थात समुदाय में खाद्य उत्पादन यानी कि फूड प्रोडक्शन तथा श्वसन क्रिया की दर यानी कि रेट ऑफ रेस्पिरेशन का निर्धारण होता है। तो यानी कि यहाँ पर देखिए स्पष्ट रूप से बताया गया है कि ऊर्जा प्रवाह की दर, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में ऊर्जा कैसे प्रवाहित होती है और कितना खाद्य उत्पादन होता है या कितना फूड प्रोडक्शन होता है, इन सभी के विषय में हम अभी पढ़ेंगे। अब देखिए इसके बाद पारिस्थितिकी तंत्र के घटक कौन कौन होते हैं। तो देखिए अजैविक घटक और जैविक घटक, अजैविक घटक और जैविक घटक। तो हम पहले अजैविक घटक के बारे में पढ़ेंगे यानी कि अबायोटिक कंपोनेंट। तो अजैविक घटक में देखिए कौन कौन आते हैं। अजैविक घटकों के अंतर्गत निर्जीव आते हैं। निर्जीव के अंतर्गत देखिए ये सभी पारितंत्र हेतु अति आवश्यक होते हैं, जैसे कि ताप, दाब, सूर्य का प्रकाश, खनिज, लवण। इसके अलावा सभी गैसें यानी कि कार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, जितनी भी गैसें हैं सभी गैसों को आप ले सकते हैं यहाँ पर। तो अगर एग्जाम में पूछता है कि पारिस्थितिकी तंत्र का अजैविक घटक कौन है, तो अजैविक घटक में जितने भी निर्जीव आते हैं, निर्जीव में ताप आ जाएगा, तापमान, दाब आ जाएगा, सूर्य का प्रकाश यानी कि सनलाइट, इसके अलावा खनिज, लवण और गैसें, कार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन। इसके बारे में आपको याद रखना है क्योंकि एग्जाम में 1 नंबर में ऐसे ही शॉर्टकट में ही क्वेश्चन पूछेगा, तो आपको आसानी से याद होना चाहिए। अब हमने अजैविक घटक का मतलब है कि अजैव, आप ऐसे ही समझ लीजिए, आपको वैसे भी नहीं भूलेगा। जैव मतलब जीव, और जीव हम किसको कहते हैं? जो जिंदा होते हैं, जिनमें जान होती है। और अजैव या अजीव यानी कि जिनमें जान नहीं है। जान नहीं है तो क्या होंगे? निर्जीव ही तो होंगे। तो जिसमें जान नहीं है वो अजैविक हो गए। तो अजैविक मतलब ताप, दाब, सूर्य का प्रकाश, खनिज, लवण, गैसें। अब इसके बाद हम जैविक घटक को पढ़ेंगे। जैविक घटक में क्या है? देखिए जैविक घटक वे घटक होते हैं जिनका संबंध सजीव से होता है। जैविक घटक को 3 भागों में विभाजित किया गया। अब इसको पढ़ने में बहुत बहुत इंटरेस्ट आने वाला है आप लोगों को, क्योंकि जैविक घटक में सभी जीवों के बारे में हम पढ़ेंगे। कौन कौन भोजन को उत्पन्न करने का काम करते हैं, कौन कौन प्रोडक्शन करते हैं, कौन उसको खाने का काम करते हैं, कौन शाकाहारी है, कौन मांसाहारी है, कौन सर्वाहारी है। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे इसमें जैविक घटक में, यानी कि जीवों के बारे में यहाँ से हम पढ़ेंगे। तो जीवों में पेड़ पौधे आ जाएंगे और सभी जीव जंतु। अब देखिए, तो यहाँ पर आपने देख लिया कि अजैविक घटक में आपने देख लिया। अब हम जैविक घटक में देखेंगे कौन कौन से भागों में इसे बांटा गया है। और यहाँ पर आपने देखा कि 3 भागों में हमने जैविक घटक को बांट दिया है। कितने भागों में? 3 भागों में। अब यहाँ पर कौन कौन से हैं? उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक या अपघटन कर्ता। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको पहले इजी वे में समझा दूं ताकि आप लोगों को ये सारी चीजें समझनी बहुत आसान हो जाए। तो उत्पादक में हमेशा याद रखिएगा, किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में, चाहे तालाब हो चाहे स्थल हो, तो हमेशा याद रखिएगा कि स्थल में हमेशा जो उत्पादक होंगे, जो प्रोडक्शन करने वाले होंगे, वो होंगे जीव, वह होंगे पेड़ पौधे। यानी कि जो पेड़ पौधे होंगे वो हमेशा उत्पादक ही होंगे, तो याद रखिएगा। अब इसके बाद देखिए उपभोक्ता। अब इन पेड़ पौधों को जो खाने वाले होंगे वो क्या होंगे? उपभोक्ता होंगे। तो पेड़ पौधों पर कौन कौन निर्भर होता है? आपको पता है कि पेड़ पौधों पर जितने भी शाकाहारी जीव हैं, अभी आपको मैंने पहले भी बताया है कि खरगोश है, बकरी है, इसके अलावा गाय, भैंसे और मनुष्य भी तो खाता है पेड़ पौधों से उगने वाले फल, इसके अलावा फसलें। तो मनुष्य भी क्या है? मनुष्य भी तो उपभोक्ता हुआ। जो भी इन उत्पादक को खाएगा, यानी कि जो भी इन पेड़ पौधों को खाएगा, वो सब क्या होंगे? उपभोक्ता होंगे। अब देखिए इसके अलावा अपघटक या अपघटन कर्ता। तो दोस्तों जो भी मृत जीव जंतु पड़े रहते हैं, जिसको किसी ने नहीं, मतलब उनके अवशेष बच गए हैं जिनको किसी ने नहीं खाया है, जैसे कि एक सिंपल सी चीज है, अगर मान लीजिए एक शेर है जो मांस खा रहा है,
वह खाते खाते क्या हुआ, थक गया, उसने उस मांस को वहीं पर छोड़ दिया जंगल में। तो वह जो मांस उसने छोड़ दिया, अब ऐसे जीव जंतु जो उसका अपघटन करेंगे, यानी कि उसको उर्वरक में बदल देंगे, वही क्या होंगे, अपघटक या अपघटन करता होंगे। जैसे कि कवक, कवक होते हैं, जीवाणु होते हैं जो क्या करते हैं, उनको उर्वरक में बदल देते हैं। और इससे क्या होता है, जब कोई मृत जीव होता है जिसके अवशेष बचे होते हैं, ऐसे ही जंगल में पड़ा हुआ है, और उसको जब इन कवकों के माध्यम से, जीवाणुओं के माध्यम से अपघटित कर दिया गया, तो इस तरीके से क्या होता है, पर्यावरण की सफाई भी हो जाती है। तो कहीं ना कहीं अपघटक और अपघटनकर्ता जो होते हैं, ये भी बहुत बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं हमारे पारिस्थितिकी तंत्र में। तो आपको बहुत आसानी से अब समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर हम देखेंगे सबसे पहले उत्पादक के विषय में। तो उत्पादक वे होते हैं जो भोजन का निर्माण करते हैं, जैसे कि हरे पेड़ पौधे तथा शैवाल आदि। अब उपभोक्ता, तो उपभोक्ता में देखिए, उपभोक्ता वे होते हैं जो अपना भोजन उत्पादक से प्राप्त करते हैं। उपभोक्ता प्रत्येक स्थिति में अपने भोजन हेतु उत्पादक पर निर्भर करते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि उपभोक्ता परजीवी होते हैं। उपभोक्ता को निम्न श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। देखिए दोस्तों, जो उपभोक्ता होते हैं, जैसे कि अभी आपको मैंने बताया कि उत्पादक में केवल हरे पेड़ पौधे होते हैं। उगते कौन है, बस जब आपके दिमाग में ये आएगा उगते कौन है, उगते तो पेड़ पौधे ही है ना। बाकी जीव जंतु तो आपको पता है पैदा होते हैं, लेकिन उगते कौन है, पेड़ पौधे ही तो उगते हैं। तो उत्पादक उगते हैं, यानी कि उगने वाले सभी पेड़ पौधे हुए, शैवाल हुए। तो याद रखिएगा कि उत्पादक में कौन आते हैं, क्योंकि यह कभी नहीं चेंज होगा, हमेशा हरे पेड़ पौधे, शैवाल, फसलें आएंगी। अब उपभोक्ता में, क्योंकि आपको अभी मैंने आपको पूरी चेन बताई कि किस तरीके से जो मेंढक है वो कीटों को खाता है, फिर मेंढक को कौन खाता है, मेंढक को सांप खाता है, सांप को मोर खाता है। तो इस तरीके से ये जो पूरी चेन है, यह क्या होती है, दूसरे पर डिपेंड होते हैं सब लोग अपने भोजन के लिए। तो देखिए, उपभोक्ता वे होते हैं जो अपना भोजन उत्पादक से प्राप्त करते हैं। उपभोक्ता प्रत्येक स्थिति में अपने भोजन हेतु उत्पादक पर निर्भर करते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए, इसीलिए हम कह सकते हैं कि उपभोक्ता परजीवी होते हैं। उपभोक्ता को निम्न श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। तो स्वपोषी और परपोषी तो आपको पता ही है, जो अपना भोजन खुद उगाते हैं वो क्या होते हैं, स्वपोषी, और जो दूसरों पर निर्भर करते हैं वो क्या होते हैं, परपोषी। तो देखिए, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता और सर्वोच्च उपभोक्ता। तो उपभोक्ता को 4 वर्गों में बांटा गया। तो सबसे पहले प्राथमिक उपभोक्ता। तो प्राथमिक उपभोक्ता अपना भोजन प्राथमिक उत्पादक से प्राप्त करते हैं, यानी कि उत्पादक से प्राप्त करते हैं, यानी कि प्राथमिक उपभोक्ता वही होते हैं जो अपना भोजन पेड़ पौधों से, फसलों से प्राप्त करते हैं। तो उसमें आता है हिरन, खरगोश, टिड्डा। अब द्वितीयक उपभोक्ता, तो द्वितीयक उपभोक्ता अपना भोजन प्राथमिक उपभोक्ता से प्राप्त करते हैं। ये लोग किस पर डिपेंड करते हैं, ये लोग इन पर डिपेंड करते हैं। तो आपने देखा कि जो द्वितीयक उपभोक्ता हैं, यह प्राथमिक उपभोक्ता पर क्या करते हैं, डिपेंड करते हैं। जब आपने देखा हिरन, टिड्डा, खरगोश आदि, इन पर डिपेंड करते हैं कौन, द्वितीयक उपभोक्ता, मेंढक, बिल्ली, भेड़िया आदि। अब इसके बाद देखिए तृतीयक उपभोक्ता। तृतीयक उपभोक्ता अपना भोजन द्वितीयक उपभोक्ता से ग्रहण करते हैं, जैसे कि सांप है, इसके अलावा शेर है, बाघ है। तो ये सब इन पर डिपेंड करते हैं, मेंढक, बिल्ली, भेड़िया आदि पर। अब सर्वोच्च उपभोक्ता, तो सर्वोच्च उपभोक्ता के अंतर्गत वे जीव आते हैं जो सभी को अपना भोजन बना लेते हैं, और इस श्रृंखला के सर्वोच्च जीव माने जाते हैं, जैसे कि मनुष्य और बाज। तो याद रखिएगा, मनुष्य और बाज क्या है, ये सर्वोच्च उपभोक्ता के अंतर्गत आते हैं, मनुष्य और बाज। अगर एग्जाम में आता है तो आपको याद रखना है कि सर्वोच्च उपभोक्ता के अंतर्गत आते हैं, यानी कि सर्वोच्च उपभोक्ता के अंतर्गत वही लोग आते हैं जो सभी को अपना भोजन बना सकते हैं, चाहे प्राथमिक उपभोक्ता हो, चाहे द्वितीयक हो, चाहे तृतीयक हो, या सर्वोच्च उपभोक्ता हो, सभी को अपना भोजन बना सकते हैं। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर है अपघटक। तो इन्हें प्राकृतिक सफाई कर्मी भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत वे जीव आते हैं जो जटिल भोज्य पदार्थों को सरल भोज्य पदार्थों में विखंडित कर देते हैं, या फिर उन्हें खाद में या उर्वरक में परिवर्तित कर देते हैं, जैसे कि कवक और जीवाणु। तो याद रखिएगा कि अपघटक क्या करते हैं, ये प्राकृतिक सफाई कर्मी भी इन्हें कहा जाता है। ऑलरेडी मैंने अभी आपको समझाया भी है कि मृत जीव जंतुओं को ये क्या करते हैं,
ये उनको अपघटित करने का काम करते हैं, यानी कि जो भी गंदगी पड़ी होती है हमारे पर्यावरण में उसको ये साफ कर देते हैं, उसको उर्वरक या खाद में परिवर्तित कर देते हैं। इसके बाद हम देखेंगे पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह। दोस्तों देखिए, एनर्जी फ्लो इन इकोसिस्टम, तो पौधों द्वारा ऊर्जा का उपयोग या जैव तत्व निर्माण प्राथमिक उत्पादन कहलाता है। ऊर्जा प्रवाह एक पारिस्थितिकी तंत्र के भीतर जीवित चीजों के माध्यम से ऊर्जा का प्रवाह है। सभी जीवित जीवों को उत्पादकों और उपभोक्ताओं में व्यवस्थित किया जा सकता है और उन उपभोक्ताओं और उत्पादकों को आगे खाद्य श्रृंखला में व्यवस्थित किया जा सकता है। दोस्तों यहाँ पर जो मैंने अभी आपको बताया है कि किस तरीके से एक पेड़ पर किस तरीके से हिरन निर्भर करते हैं, पेड़ पौधों पर हिरन है, खरगोश है, टिड्डे हैं, और फिर उन पर कौन निर्भर करते हैं, उनसे बड़ी जो जीव है यानी कि भेड़िया, बिल्ली, इसके अलावा शेर, इन सबको आपने देखा। और इस तरीके से यहाँ पर क्या होता है कि सब लोग अपनी, क्योंकि आपको पता है कि जब हम भोजन करेंगे तभी तो हमें ऊर्जा मिलेगी, तो जो ऊर्जा प्रवाह है वो क्या है, जब हमने फसलों को खाया, पेड़ पौधों को खाया तो कुछ जानवरों को एनर्जी मिली, फिर ऊर्जा मिली, फिर उनको किसी ने खाया तो उनको उनसे एनर्जी मिली। तो इस तरीके से आपने जितने भी जानवरों को देखा, जितने जीव जंतु को देखा इकोसिस्टम में, सब क्या है, एक दूसरे पर निर्भर करते हैं भोजन के लिए। तो जब भोजन मिलेगा तभी तो ऊर्जा मिलेगी, तो यही तो है ऊर्जा का प्रवाह। हम भोजन क्यों करते हैं, ताकि हमें ऊर्जा मिले, एनर्जी मिले ना कोई भी काम करने के लिए। तो पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह यही कह रहा है कि जो भी जीव जंतु एक दूसरे को किस तरीके से खा रहे हैं, किस लिए खा रहे हैं, भोजन के लिए, ऊर्जा प्राप्त करने के लिए। तो ऊर्जा का क्या हो रहा है, एक दूसरे में प्रवाहित तो हो रहा है। पहले ऊर्जा किसको मिली, सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा मिली पेड़ पौधे को, फिर उस पेड़ पौधे से ऊर्जा किसको मिली, बकरी को, खरगोश को, फिर उसी बकरी और खरगोश से ऊर्जा किसको मिली, शेर को। तो इस तरीके से ये क्या होता है, ये पूरा एक सिस्टम होता है, इसी को हम क्या कहते हैं, ऊर्जा प्रवाह कहते हैं, या फ्लो ऑफ एनर्जी इन इकोसिस्टम कहते हैं। अब देखिए ऊष्मागतिकी के नियम क्या है, तो ऊर्जा का संरक्षण का नियम, ऊर्जा के संरक्षण का नियम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, आप लोगों ने ऑलरेडी पहले भी पढ़ा है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या है, इस नियम के अनुसार स्थिर द्रव्यमान वाले तंत्र में ऊर्जा ना तो उत्पन्न होती है और ना ही इसका विनाश होता है, केवल ऊर्जा का स्वरूप परिवर्तित होता है। यानी कि ऊर्जा को ना तो हम उत्पन्न कर सकते हैं ना नष्ट कर सकते हैं। यहाँ पर यही कहा गया है कि जो ऊर्जा है यह ना तो उत्पन्न होती है ना तो इसका विनाश होता है, यह हमेशा क्या होती है, यह स्थिर द्रव्यमान में रहती है, स्थिर द्रव्यमान वाले तंत्र में, और यह केवल अपना स्वरूप परिवर्तित करती है, यानी कि एक प्रकार की ऊर्जा दूसरे प्रकार की ऊर्जा में कन्वर्ट होती है। जैसे कि आप लोगों ने पढ़ा है फिजिक्स में, भौतिक विज्ञान में, स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, इन सभी के बारे में आप लोगों ने पढ़ा है ना, तो वही चीज यहाँ पर है। तो ये दूसरी ऊर्जा नहीं है, वही ऊर्जा, उसी ऊर्जा की बात हो रही है। अब देखिए यहाँ पर एंट्रोपी का नियम है, तो एंट्रोपी का नियम क्या है, लॉ ऑफ एंट्रोपी, ऊर्जा के स्थानांतरण में, ऊर्जा के स्वरूप परिवर्तन में ऊर्जा के कुछ भाग का ह्रास या क्षय, लॉस होता है। यह क्षय ऊर्जा वायुमंडल में ऊष्मा के रूप में विसरित हो जाती है। इसमें से 60% ऊर्जा ही उपापचय क्रियाओं में प्रयुक्त होती है, शेष ऊर्जा का ह्रास हो जाता है। दोस्तों हम कभी भी जब ऊर्जा का स्थानांतरण करते हैं, एक प्रकार की ऊर्जा को दूसरे प्रकार की ऊर्जा में क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं, तो कुछ ना कुछ एनर्जी लॉस चली जाती है। जैसे कि जब हम खाना पकाते हैं, कुकर को रखते हैं चूल्हे के ऊपर, तो चूल्हे से जब आंच निकलती है यानी कि लौ निकलती है, तो वह लौ केवल और केवल कुकर में नहीं जाती है, बल्कि कुछ लौ क्या होती है, बाहर भी निकल जाती है, यानी कि वह वातावरण में चली जाती है उसकी गर्मी। कुछ वह उस बर्तन को हीट करने में, तुरंत वह खाना तो पका नहीं देता है, पहले क्या करता है, उस बर्तन को हीट करता है, हीट करने में भी एनर्जी जाती है। तो पूरा का पूरा जो एनर्जी है, जितना आपने गैस से एनर्जी, चूल्हे से एनर्जी दी कुकर में, सारी की सारी एनर्जी चूल्हे में सिर्फ और सिर्फ उस भोजन को बनाने में ही नहीं खर्च हुई, बल्कि आसपास के वातावरण में कुछ ना कुछ आंच उसमें से निकल जाएगी, कुछ उसको गर्म करने पर। तो इस तरीके से हम किसी को भी ऊर्जा देंगे तो पूरी ऊर्जा ट्रांसफर नहीं होती है, कुछ ना कुछ क्षय हो जाता है बीच में। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ऊर्जा कभी भी पूरी तरीके से स्थानांतरित नहीं होती है, ऊर्जा का क्षय निश्चित रूप से होता ही है। जब हम ऊर्जा को एक प्रकार की ऊर्जा से दूसरे प्रकार की ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं, तो इससे क्या होता है, कुछ
ऊर्जा क्या होती है, लॉस हो जाती है या कुछ एनर्जी लॉस हो जाती है। तो इस तरीके से यहाँ पर आप लोगों ने आज क्या क्या पढ़ लिया। आज आप लोगों ने पढ़ा पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में, पारिस्थितिकी तंत्र की परिभाषा के बारे में। पारिस्थितिकी तंत्र को दो घटकों में बांटा गया है, अजैविक घटक और जैविक घटक। और अजैविक मतलब अजीव, यानी कि जो जीवित नहीं है, जो निर्जीव है। इसमें ताप, दाब, सूर्य का प्रकाश, खनिज लवण के बारे में आपने पढ़ा। जैविक घटकों में आपने देखा कि जीव जंतु आते हैं। इसमें इसको तीन भागों में बांटा गया है, उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक या अपघटनकर्ता। तो उत्पादक को आपने देखा, उत्पादक हमेशा हरे पेड़ पौधे ही होते हैं। उपभोक्ता को चार भागों में बांटा गया, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक और सर्वोच्च उपभोक्ता। इसके अलावा अपघटक के बारे में आप लोगों ने पढ़ा। फिर आपने पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह कैसे होता है, ऊष्मागतिकी के नियम भी आप लोगों ने देखा। तो इस तरीके से आप लोगों ने यहाँ पर पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में और उसको कितने घटकों में बांटा गया है इसके बारे में पढ़ा। और पारिस्थितिकी तंत्र की संरचना भी आप लोगों ने देखी है। तो मुझे पूरा उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज अपने कॉलेज फ्रेंड्स को भी अपने कॉलेज के ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा। और वीडियो अगर अच्छा लगा होगा आज का तो कमेंट करना मत भूलिएगा, कमेंट करके ही जाइएगा। आपके कमेंट्स का मुझे बहुत बहुत इंतजार रहता है, क्योंकि आप लोगों के कमेंट्स ही मोटिवेट करते हैं कि हम रेगुलर आपके लिए वीडियोस लेकर के आए और रेगुलर आप लोगों की तैयारी को और बेहतर करवाएं। तो दोस्तों प्लीज आप लोग वीडियो को पूरा देखने के बाद आपको वीडियो कैसा लगा, आपको क्या क्या चीजें अच्छी लगी, आप जरूर कमेंट करके जाइएगा। दोस्तों आपका फर्स्ट पेपर आरंभिक स्तर पर पठन लेखन, इसको मैंने पूरा पढ़ा दिया है हैंड रिटन नोट्स के माध्यम से। सेकंड पेपर शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन, इसको भी मैंने पूरा पढ़ा दिया है आप लोगों को। आप लोग इसका नोट्स बना लीजिए और जहां कहीं कोई भी समस्या आ रही है आप हमसे बता सकते हैं। टारगेट टीचर जॉब चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि टारगेट टीचर जॉब चैनल पर प्रियंका मैम आप लोगों को एसएसटी पढ़ा रही हैं, यानी कि सामाजिक अध्ययन और हिंदी दोनों की क्लासेस पढ़ा रही हैं और रेगुलर वे में पढ़ा रही हैं। सुबह के 9 बजे उनकी क्लास आती है, तो आप लोग उनकी क्लास को जरूर देखा करिए। और आपको जहां कहीं कोई भी समस्या आ रही है आप हमसे बता सकते हैं, क्योंकि प्रियंका मैम बहुत अच्छे से पढ़ा रही हैं। तो आप लोग अच्छे से पढ़िए और इसी प्रकार जैसे मैं पढ़ा रही हूँ, लिख करके आप लोगों के लिए नोट्स बना करके पढ़ा रही हूँ, वैसे ही वो भी पढ़ा रही हैं। तो आप लोग भी नोट्स बनाते रहिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। टारगेट टीचर जॉब आपको लिंक मिल जाएगी। और दोस्तों आप लोग टारगेट यूपी टेट सीटेट ऐप को भी डाउनलोड कर लीजिए। ऐप पर आपको सभी विषयों की पीडीएफ मिलेगी और सभी विषयों के वीडियोस भी मिलेंगे और सभी विषयों के चैप्टर वाइज टेस्ट भी मिलेंगे। तो आप लोग प्लीज जरूर से जरूर ऐप को डाउनलोड करिए। ऐप की लिंक यहाँ आई बटन पर भी मिल जाएगी और डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। और फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर के सभी वीडियोस की लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देती हूँ। इसके अलावा आपकी इंग्लिश बहुत ही जल्दी हम शुरू करने जा रहे हैं। शांति शिक्षा की क्लास आज से आपको मिलेगी और आपके जितने भी डाउट्स हैं सभी आपके दूर कर दिए जाएंगे। लगातार हम पूरी कोशिश करते हैं कि आपकी हर समस्या का समाधान हम करते रहें, ताकि आप लोगों का सारा ध्यान केवल और केवल पढ़ाई पर रहे और किसी प्रकार की गतिविधियों पर ना रहे। क्योंकि आप सभी लोगों को शिक्षक बनना है, आप सभी लोगों को अपने सपने को साकार करना है, तो उसके लिए रेगुलर मेहनत करनी होगी और हम आपके साथ हैं। दोस्तों आप वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज लाइक करके जाइएगा और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटी का निशान बगल में बना होगा उसको भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जो भी नई वीडियोस हम बनाते हैं उसका नोटिफिकेशन आपके पास समय से जाए और आप हमारे सभी वीडियोस को ऐसे देखते रहें। एक बार फिर से आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो को पूरा देखने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अपनी फैमिली का भी ख्याल रखिएगा और ऐसे चैनल से बने रहिए।